नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्लेटो के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है और इसमें जो है कि हम लोग प्लेटो के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो के द्वारा क्या क्या किया गया था, क्या क्या हुआ था और क्या क्या उनके जीवनी में क्या क्या सारा चीज़ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं और इसमें चीज़ में इसके जो है कि जानने का प्रयास करें, हर एक चीज़ जो है कि तरीक़ा से जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा है और समझ भी जल्दी से जल्दी आ जाए, इस तरह का हम लोग का प्रयास जो है करने का करेंगे। तो हम लोग प्लेटो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटो के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा है। जो यूनान है उसका एक बहुत ही नाजुक दौर जो देखने का कार्य जो किया है, मतलब उस समय का जो है स्थिति को देखने का कार्य जो है किसने देखा है? प्लेटो ने देखा है। प्लेटो एक विद्वान थे, है ना, विद्वान थे और उसके बारे में यहाँ पर जो है कि बातों को रखा गया है। तो यहाँ पर उस कहा जा रहा है प्लेटो ने अपने जीवन की यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर को देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्ट के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। मतलब अपने गुरु को भी देखा और साथ में सुकरात को विष का प्याला पीते हुए जो देखा, मतलब भोजन को पीना उनकी मजबूरी रहा होगा, तो उसके कारण से इसके बारे में जब हम लोग सुकरात के बारे में पढ़ेंगे तो क्यों उसको विष का प्याला पीना पड़ा, इसके बारे में हम लोग जो है कि बात करेंगे। फिलहाल अभी जो है कि सुकरात का ये चैप्टर नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ जो है ये प्लेटो ने अध्ययन, मतलब एक प्रकार से देखा, अध्ययन नहीं किया, अपने आँखों से देखा, सामने से देखा। उसने एथेंस में 30 अतायतियों का भी और नैतिक आदर्शों का प्रभाव देखा और अपने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का भी निश्चय किया। जो ये बुराइयां हैं उसको जो है कि दूर करने का निश्चय भी जो है कि प्लेटो ने किया। उसे समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की धारणा में और उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। प्लेटो का कहना था कि जो शासन कार्य है वो बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही करना चाहिए। यदि शासन जो है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाए तो शासन जो है सही रूप से और सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर जो है कि प्लेटो का कहना है कि जो शासन जो है वो जो है जैसे तैसे लोगों के अनुसार से नहीं करना चाहिए। शासन जो है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के अनुसार और बुद्धिमान व्यक्तियों को ही करना चाहिए। अब हम लोग प्लेटो की रचनाओं को देखते हैं। प्लेटो की रचना क्या है? प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 36 या 38 मानी जाती है। मतलब प्लेटो ने जो लिखा या जो रचना की है उसकी संख्या जो है या तो 36 माना जा रहा है या तो 38 माना जा रहा है। और इसका मानने का रीज़न ये है क्योंकि जिस समय प्लेटो हुआ करते थे उस समय से अभी का यदि हम लोग देखें तो उस समय से लेकर अभी तक ग्रंथ जो है कि जैसे तैसे रखा गया है या फिर जो है कि जैसे तैसे इन सारे चीज़ को खोजा गया है और समझने का प्रयास किया गया है। और इतिहास में जो घटनाएं घटी थी वो सारी चीज़ को समझने का प्रयास जो है प्लेटो के द्वारा जो लिखा गया था उसकी सही खोज यदि नहीं हो पाती है वहाँ पर लगभग में कहा जा सकता है। तो लगभग में इसको हम लोग 36 या 38 दोनों में से किसी एक को भी कह सकते हैं। प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 36 या 38 मानी जाती है। कहीं कहीं 36 माना जाता है तो कहीं कहीं 38 माना जाता है, किंतु इसमें प्रमाणिक ग्रंथ केवल 28 है। और जैसे प्रमाणित की यही प्लेटो ने ही लिखा है वैसे प्रकार से देखा जाए तो वो ग्रंथ जो है कितना है? मात्र 28 है। उसके सभी प्रमाणिक ग्रंथों का बॉनेट द्वारा स्थापित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठ 2662 पृष्ठ ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित हुआ है। मतलब ये ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है कि ये जो है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो वहाँ छापने के लिए कोई ऑक्सफोर्ड है उसमें जो है कि 2662 पृष्ठों का जो है कि छापकर प्लेटो की रचनाओं को निकालने का दिखाने का प्रयास जो है किया गया है।
इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों का नाम इस प्रकार है। उसमें से सारे ग्रंथों का नाम तो नहीं, लेकिन कुछ ग्रंथ जो है उसके नाम जो यहाँ पर हम लोग जो है कि देख सकते हैं जो इस प्रकार से है। तो पहला क्या है, ओलपोजी, दूसरा है क्रीटो, तीसरा है थीफ्रो, चौथा है जोटियस, पांचवा है मीनो, छठा है पोटागोरस, सातवां है सिपोजियम, आठवां है फेडो, नौवां है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है कि बहुत ज़्यादा ही चर्चित पुस्तक है। 10वां है सोफिस्ट, और 11वां है स्टेटमैन, और 12वां है लॉज। लॉज, इसको लॉज पढ़ो या लॉ पढ़ो, ये दोनों चीज़ें। तो रिपब्लिक और लॉज जो है दो पुस्तक को जो है कि बहुत ज़्यादा मान्यता, बहुत लोग जो है कि इस पुस्तक को पढ़ते भी हैं। आज भी जो इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और अपने ज्ञान का जो है कि वृद्धि किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो के चिंतन की पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियाँ का प्रयोग किया। वस्तुतः प्लेटो के दर्शन में हमें द्वयात्मक, विश्लेषणात्मक माने एनालिसिस किया गया है, और स्वध्यासात्मक, निगात्मक, दृश्यात्मक, ऐतिहासिक आदि सभी पद्धतियों का प्रयोग का आभास मिलता है। मतलब यदि हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है कि वो स्थितियाँ का जो है निर्माण, जैसे कोई ग्रंथ लिखता है या कोई एक चीज़ लिखता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ को जो है डाला जाता है। इसी प्रकार इसमें भी बहुत ऐतिहासिक, निगात्मक है, दृश्यात्मक है, बहुत सारी चीज़ जो है मिलता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में, मतलब जो भी ग्रंथ लिखा है वो जो है कि प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्न पूछा गया फिर उसका उत्तर लिखा गया है। संवाद या वार्तालाप की श्रेणी में लिखे हुए होने के कारण उसे संवाद कहा जाता है। मतलब प्लेटो के द्वारा जो भी पुस्तक लिखा गया है वो जो है पहला प्रश्न, फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, इस चीज़ का जो होने के कारण से इसको जो है संवाद वाला कहा जाता है, इसे का संवाद कहा जाता है ना। वार्तालाप की श्रेणी में है, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वयात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर व तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य या अन्वेषण, मतलब खोज किया जाता है। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज होता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उचेतित कर उन्हें सत्यमुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वयात्मक या संवाद शैली, द्वयात्मक मतलब क्या है कि एक जो है कि बोला प्रश्न, उसके बाद उसका उत्तर किया, जिसे हम लोग संवाद शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। मतलब ये जो शैली जो है कि ग्रहण जो किए थे वो कहाँ है, सुकरात से ग्रहण किया था। सुकरात ने अपनी समस्त जीवन हम लोग सुकरात के बारे में जब देखते हैं तो ये जो है कि हम लोग यहाँ पर समझें इस बात को कि जो प्लेटो ने जो भी लिखा उसको जो है कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखा था, और ये चीज़ का जो है कि अध्ययन जो है या इस शैली को सीखने का कार्य उनको कहाँ से मिला था, तो ये अपने गुरु के द्वारा इस चीज़ को सीखे थे। सुकरात ने अपना समस्त जीवन संवाद वार्तालाप में ही व्यतीत किया। सुकरात मतलब कि जो भी अपना सारा चीज़ है उसे जो है क्या जीवन शैली जो है उसमें जो है कि वार्तालाप में ही जो है कि करने का प्रयास वो किए थे। टोटली जो है कि वार्तालाप में ही हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया, वार्तालाप में ही व्यतीत किया। उसके इस शैली को अपनाए जाने के प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना था। मतलब इस शैली से ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था, इससे जो है कि एक प्रकार से उसे विचारकशील मतलब भावनाओं का विकास करने का कार्य जो है कि करने का काम सुकरात जी करने चाहते थे। बार्कर ने इन संबंध में लिखा है कि एक और विद्वान है जिसका नाम है बार्कर, उन्हें इस संबंध में लिखा है कि वह यह दिखाना चाहता था कि अर्थार्थ के चिंतन किस प्रकार होता है। मतलब अर्थार्थ का जो चिंतन है वो किस प्रकार होता है, इस बात को जो सुकरात जो है दिखाने का जो है चाहते थे। वह केवल उनके अंतिम रूप को ही पाठकों के समझ नहीं रखना चाहता था। प्रत्येक सच्चे शिक्षक की भांति वह चाहता था कि मनुष्य उसके शिक्षण से विचार करे, और एक लेखक के रूप में उसने अनुभव किया। उसके पाठकों ने विचारशीलता अधिक अच्छी तरह से जागृत होती है यदि उन्हें स्वयं लेखक के मन की प्रक्रिया का अनुसरण करने दिया जाए। इस शैली को अपनाने के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में वो उसी तरह चिंतन होता है जिस तरह व्यक्तियों के एक समूह का वार्तालाप चलता है। मतलब यहाँ पर जो है समझने वाले दृष्टिकोण ये है कि व्यक्ति को जो है कि
सही तरीक़ा से समझाने के लिए, उसे मानसिक रूप से विकास करने के लिए, नैतिक रूप से विकास करने के लिए और बौद्धिक रूप से विकास करने के लिए व्यक्ति को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब संवादवाद प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी चीज़ को हम लोग वर्णित करते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो बोल वार्तालाप में, संवाद में लोग सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इस विषय के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है, इस चीज़ का जो होता है। जिसके कारण से यदि यहाँ पर देखा जाए तो सुकरात के द्वारा जो है कि जो किया गया था, जो प्लेटो के गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा यही है चीज़ जो है कि किया गया था। अब हम लोग आगे और बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा हुआ है। दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उसकी एक दूसरे के काट के अंत में सत्य को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार एक विचार को निगल जाता है और अंत में विजेता के रूप में सत्य ही मैदान में रह जाता है। हम लोग इस बात को हर समय जानते हैं कि सत्य जो है वह भले कुछ देर के लिए परेशान तो हो सकता है, कुछ देर के लिए उसे परेशानियों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन अंतिम विजय जो होता है वो सत्य का ही विजय होता है। प्लेटो ने अपनी इस दृष्टात्मक द्वयात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों में किया। देखिए यहाँ प्लेटो के बारे में बात हो, सुकरात के बारे में बात करते करते हम लोग प्लेटो की ओर फिर से आगे हैं। प्लेटो ने अपनी इस द्वयात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों के लिए किया। मतलब प्लेटो का जो है कि उद्देश्य जो है संवाद वाला जो है उसमें क्या उद्देश्य थे, उसके जो अपने उद्देश्य थे वो इनके यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रथम सत्य के अन्वेषण, मतलब सत्य की खोज हेतु। द्वितीय सत्य की अभिव्यक्ति, पहला जो है कि सत्य का खोज करना जो महात्मा गांधी का भी जो था, सत्य की अभिव्यक्ति, फिर सत्य की जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है, और प्रचार हेतु। और तृतीय है सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार हेतु, मतलब सत्य की अभिव्यक्ति मतलब बोला जा सके और उसका प्रचार किया जा सके। और तृतीय सत्य की परिभाषा है, तो मतलब सत्य की क्या परिभाषा हो सकता है, उसके कारण जो ये काम जो है किया। किसने किया? तो प्लेटो ने 3 प्रकार के उद्देश्य उसके मन में थे। सत्य का अन्वेषण मतलब सत्य की खोज, द्वितीय था सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार करना, और तीसरा जो है सत्य की परिभाषा है, तो मतलब सत्य की क्या परिभाषा है उसके लिए जो है कार्य किया। प्लेटो ने निगात्मक विधि का प्रयोग भी किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निगात्मक जो किया गया है उसे जो दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों का प्रथम अथवा आधारभूत मानता है। वे एक प्रकार के सामान्य सिद्धांत होते हैं जिससे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकले जाते हैं। इसी कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट, मतलब यहाँ पर इसको जनरल टू द पार्टिकुलर की ओर चलने की पद्धति भी कहते हैं। प्लेटो के सुशासन और अच्छे शासन के लिए कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया है और उसके आधार पर उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। मतलब प्लेटो ने जो है कि एक राजा का कार्य किया होगा, किस तरह से शासन करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, इन बातों को जो है द रिपब्लिक या रिपब्लिक जो है, जो पुस्तक रिपब्लिक है उसमें जो लिखने का कार्य जो है वो जो है प्लेटो के द्वारा जो है किया गया है। प्लेटो के द्वारा क्या किया गया है? प्लेटो में वर्णन किया है अपने एक पुस्तक जिसका नाम रिपब्लिक है, उसमें राजा का क्या कार्य हो सकता है, शासक का क्या कार्य हो सकता है, उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन बातों को जो है कि यहाँ पर चर्चाएँ की गई है। तो आगे देखते हैं प्लेटो। रिपब्लिक प्लेटो का महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। मतलब क्या है कि जो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है वो कृति, मतलब उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक में से सर्वश्रेष्ठ में से एक पुस्तक जो है कि रिपब्लिक है। इसे प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में अपने विचार परिपक्व और प्रौढ़ होने पर लिखा था। मतलब जब प्लेटो का उम्र 40 वर्ष हो गया था उसके बाद प्लेटो ने जो है द रिपब्लिक लिखने का कार्य किया था अपने 40 वर्ष होने के बाद। तो इसलिए इसे जो है कि महानतम और श्रेष्ठ कृति जो है कहा जाता है। शैली और विशेष विविधता की दृष्टि में से यह उसका अनुपम ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो के अन्य सब ग्रंथों से बड़ा होते हुए भी लॉज से छोटा है। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे द रिपब्लिक के बारे में तो रिपब्लिक जो है कि हर ग्रंथ से बड़ा लेकिन लॉज से
छोटा है, किंतु महत्व की दृष्टि से उससे बड़ा चढ़ा है। मतलब यदि महत्व की दृष्टि से जो देखा जाए तो रिपब्लिक जो है कि लॉस से जो है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग रिपब्लिक का स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है। रिपब्लिक यदि हम लोग पुस्तक को देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है। वो जो है कि राजनीतिक व्यवस्था का यदि खाली हम लोग सोच लें कि रिपब्लिक जो पुस्तक है वो राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण है, तो ऐसी बात नहीं है। नेचर ऑफ रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का स्वरूप जो है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है, या एक महाभारत की भांति प्लेटो के विचारों का विश्वकोश है। यदि हम लोग जैसे भारत ग्रंथ में जो एक ग्रंथ है महाभारत है, उसी प्रकार प्लेटो का ग्रंथ में से इस ग्रंथ को जो है कि महाभारत की तरह है। इसमें नीति शास्त्र, इसमें जो चीज़ है उसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, मतलब इसमें जो शामिल है उसमें क्या शामिल है, नीति शास्त्र शामिल है, दर्शन शास्त्र शामिल है, आचार शास्त्र शामिल है, अध्यात्मक शास्त्र शामिल है, आदि विषयों का वर्णन है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। इसके आरंभ में ही यह प्रश्न उठता गया है कि न्याय क्या है। पहला ही प्रश्न जो है वो उठता है, न्याय क्या है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम डिकोग्रस पोलिकस अर्थात राजनीतिक न्याय विषयक है। रिपब्लिक का यदि दूसरा नाम पूछा जाए तो रिपब्लिक का दूसरा नाम जो है डिकोगस पोलिकस अर्थात राजनीतिक न्याय का विषयक है। अतः न्याय का एक मानवीय आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने से यह आचार शास्त्र का ग्रंथ है। नैतिक गुणों का विकास शिक्षा से संभव है। उत्तम शासन के लिए शासकों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। अतः इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण वर्णन है। मतलब ये जो है हर प्रकार की समस्या के समाधान को बताने का जो है प्रयास जो है कि रिपब्लिक में किया गया है। इसको दृष्टि में रखते हुए फ्रेंच विचारक रूसो ने लिखा है। मतलब इस द रिपब्लिक को पढ़ते हुए या देखते हुए रूसो ने जो कहा था उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने रूसो ने कहा था, रूसो ने लिखा, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मतलब क्या है कि रूसो के द्वारा कहा गया कि जो रिपब्लिक है वो राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ बिल्कुल नहीं है। मतलब उस चीज़ को ग्रंथ मत मान लो राजनीतिक शास्त्र का रिपब्लिक को, लेकिन ये जो है शिक्षा पर कभी भी लिखा गया, मतलब कभी भी शुरुआत से लास्ट तक कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है इस बात को जो है रूसो ने कहा। राजनीतिक शास्त्र का भी ग्रंथ है क्योंकि इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों का भी लेकिन यहाँ पर रूसो ने भले ही कह दिया कि ये जो है राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, उसके बाद भी ये राजनीतिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें शासन प्रणालियों का भी जो है कि अध्ययन को यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कि आप उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों का, राज्य के स्वरूप तथा आदर्श शासन प्रणाली का वर्णन है। यह अध्यात्मक का भी ग्रंथ है क्योंकि इसमें विचारों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज तथा ज्ञान के अर्थात स्वरूप का प्रतिपादन है। या इतिहास के दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री का भी ग्रंथ है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किस प्रकार आदर्श समाज का अधपतन निरंकुश शासन में होता है। यदि राजा या फिर मंत्री या फिर शासक यदि निरंकुश है, मतलब उसमें अंकुश किसी प्रकार से नहीं है, तो उसका विनाश किस प्रकार से होता है, इसका भी वर्णन जो द रिपब्लिक में आप जो है देख सकते हैं। इस प्रकार इस एक ही ग्रंथ में अनेक शास्त्रों और विषयों का वर्णन है। मतलब एक ग्रंथ है लेकिन इसमें जो है अनेक बातों को जो है यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय तक उनानियों ने ज्ञान को विभिन्न, देखिए उस समय जो है कि उनानियों के द्वारा जो था ना, उस समय उनानी जो थे उन्होंने ज्ञान को थोड़ा सा समझा था, है ना, उसमें थोड़ा सा ज्ञान को
समझने का कार्य किया। तक यूनानियों ने ज्ञान का विभिन्न शास्त्रों में सुस्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया था। यदि उसको जो है कि समझने का तो समझ गया ज्ञान को, लेकिन इसको जो अलग अलग भागों में वर्णित करने का कार्य यूनानियों ने नहीं किया था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यद्यपि सर्वप्रथम आध्यात्मिक शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को पृथक ग्रंथों का प्रतिपादन किया, किंतु फिर भी वह राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दर्शन को अभिन्न समझता था, मतलब उसमें अलग समझने का कार्य करता था। तो ये चीज़ यहाँ तक में तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में भी देखेंगे कि अच्छा रिपब्लिक में जो लिखा, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा क्या लिखा है, जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन की केंद्रीय विषय आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट है। मतलब एक आदर्श राज्य का जो है कि यहाँ पर चित्रण करने का प्रयास जो है कि प्लेटो ने किया। प्लेटो जो है अरस्तु जो है उसके जो है शिष्य आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्लेटो का जो है सुकरात जो उनके जो गुरु हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग द रिपब्लिक में जो वर्णित है, जिसके बारे में प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में बताया है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भय भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत पर आधारशिला तथा शिक्षा योजना पर साम्यवाद के सिद्धांत का आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। आदर्श राज्य का बागडोर वह ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। मतलब कोई भी यदि कल्पना करेगा, यदि कोई आदर्श राज्य के बारे में बात करेगा, तो उसमें जो हर प्रकार की कमी को जो है दूर करने के प्रयास करेगा। और उसी प्रकार जो है सारी कमियों को दूर करने का प्रयास यहाँ पर जो है कि प्लेटो के द्वारा करने का कार्य कर रहा है, जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। मतलब सुंदर, खराब नहीं, सब सुंदर, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील, सर्वष्टा तथा समस्त गुणों के से युक्त शासक होते हैं। मतलब यदि हम लोग देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति की कल्पना किया जाए जो हर एक प्रकार से परिपूर्ण हो, ज्ञान से भी और मर्यादा से भी। ये जो है कि सोच उस समय शायद प्लेटो जी का भी तो था। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध। अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभ प्लेटो ने व्यक्ति तथा राज्य के पारंपरिक संबंधों के प्राकृतिक पर विचार करते हुए किया है। उसके अनुसार राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं। यदि यहाँ पर प्लेटो के बारे में कहा जाए तो राज्य और व्यक्ति जो है दो पर्यायवाची शब्द हैं। किसके अनुसार? पर्यायवाची शब्द किसके अनुसार है? तो प्लेटो के अनुसार है। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। यदि राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप के अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र पर निर्मित होते हैं जो उनमें से रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ है। प्रोफेसर बार्कर के शब्दों में राज्य की चेतना ठीक उसके सदस्यों की चेतना है जब वे राज्य के सदस्य के रूप में विचार कर रहे हो। राज्य तथा व्यक्ति में उसे एक नैतिक समानता अथवा यूँ कहना चाहिए कि नैतिकता एकता का भी आभास हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति और राज्य के ना तो उद्देश्यों में ही अंतर है और ना ही उनके हितों में ही किसी प्रकार की विरोधाभास है। उसके मतानुसार अच्छे जीवन उसके मतानुसार अंतर है और ना ही उनके हितों में ही किसी प्रकार की विरोधाभास है। उसके मतानुसार उनके अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महत्तम उद्देश्य है। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। ऐसे प्लेटो की मान्यता है। प्लेटो ने कहा है कि यदि हम लोग अच्छे व्यक्ति चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को विकास करना है तो अच्छे राज्य जो है कि होना जरूरी है। यदि राज्य अच्छा ना हो, यदि राज्य का विकास ना हो, यदि राज्य अनुशासित ना हो, यदि राज्य सही ढंग से काम ना करें, यदि राज्य
बढ़िया ना हो तो राज्य में जो व्यक्ति का विकास हो रहा है उसका विकास जो है कि सही तरीके से नहीं हो सकता है। इस बात को जो है कि प्लेटो के द्वारा जो है कि कहा जाता है। मतलब राज्य का सही विकास करना है और व्यक्ति का अपने आप जो है कि उसका विकास होता चला जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति विकास का चरण, मतलब यहाँ पर हम लोग प्लेटो के आदर्श विकास की उत्पत्ति के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति विकास का चरण। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ माना है। मतलब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो 3 चरणों में उसको जो है कि माना गया है। मानव का आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य उत्पत्ति का प्रमुख आधार उसने माना है, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। यहाँ पर फिर से हम लोग इसको देखते हैं। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का, मतलब आर्थिक अवस्था मतलब जो किसी प्रकार की कमी है और कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, अर्थ मतलब क्या चाहिए, पैसा। तो राज्य में व्यक्तियों को जो है सही ढंग से पैसा कमाने या आगे बढ़ने का अवसर जो है कि मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। मतलब पैसे कमाने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए या तो किसी का सहयोग करता है या किसी के यहाँ काम करता है या किसी प्रकार से जो है कि कर्म को करता रहता है। बाकर के शब्दों में भोजन, उष्मता तथा पक्ष की इच्छाएं समान प्रयास अभाव के उचित रूप से पूरी नहीं की जा सकती। प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। राज्य जो है कि मानव की जो है आवश्यकता है उससे उत्पन्न होता है। कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि कोई भी आत्मनिर्भर जो है नहीं है, कोई व्यक्ति जो है कि आत्मनिर्भर नहीं है। प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार मानव की आर्थिक आवश्यकता ही राज्य का एकता के सूत्र में बांधने वाले प्राथमिक तत्व है। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, जबकि पारंपरिक सहयोग एवं विनिमय से भी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर यदि सहयोगात्मक भावनाओं को रखते हैं तो हम लोग जो है कि क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य कर सकता है, जबकि पारस्परिक सहयोग एवं विनिमय सभी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक मात्रा से पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति या समाज के आर्थिक हितों को समुचित रूप से रक्षा तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं समष्टि प्रदान करे तथा अपनी आवश्यकताओं या वस्तुओं के समष्टि को प्राप्त करे। मतलब अनंत की ओर आगे बढ़ने का कार्य जो है करें। आगे जब हम लोग इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको जो आर्थिक रूप से यदि हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसकी समस्याएं जो है धीरे धीरे समाप्त होते हुए जाती है। आर्थिक जीवन की वस्तुओं को इस प्रकार का आदान प्रदान, श्रम विभाजन तथा कार्य विष्टीकरण, मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को आर्थिक मदद चाहिए तो उसे कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उसमें जो सर्व विभाजन जो है कि यहाँ पर बताया गया है। आर्थिक जीवन की वस्तुओं को इस प्रकार आदान प्रदान, श्रम विभाजन तथा कार्य विष्टीकरण को जन्म देता है। आर्थिक आधार पर प्लेटो ने इस आदान प्रदान को उचित ठहराया है। इस आर्थिक पहलू को राजनीतिक महत्व भी उसे दृष्टिगोचर हुआ है, क्योंकि कार्य विष्टीकरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन उसकी दृष्टि में राज्य की एकता का स्पष्टता है। प्लेटो के शब्दों में इरादा यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। प्लेटो को कहा गया है कि प्लेटो ने कहा कि हर व्यक्ति को ऐसे कार्य में लगा देना चाहिए जो प्रकृति ने उसके लिए जो है कि चयन किया है। प्लेटो के शब्दों में इरादा यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति में उसका चयन किया गया। मतलब प्रकृति ने जिस कार्य के लिए उस व्यक्ति को चयन किया गया है उस प्रकार के कार्यों में जो व्यक्ति को लगा देना चाहिए। एक व्यक्ति को एक काम दिया जाए और जब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करेगा, राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण को राज्य का उस वर्ग का विकास होता रहेगा।
मतलब हर एक व्यक्ति को एक कार्य ही दिया जाए और जब उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा तो इस प्रकार से प्रथम चरण का विकास जो है कि संभव हो पाएगा। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो ने उत्पादक वर्ग कहकर पुकारा है एवं जिसका प्रमुख गुण संपत्ति, प्रेम तथा सुधा है। साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार पर समस्त दो सिद्धांतों का श्रम विभाजन का सिद्धांत तथा कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत का भी बीजारोपण इसी प्रथम चरण में होता है। मतलब इस प्रथम चरण में ही जो है कि सुधा मतलब क्या है, भूख है ना, उत्पादन जो है इसी चरण में जो है कि देखा जा सकता है। ये सारे चीज़ जो है कि प्लेटो के द्वारा जो है कि प्रथम चरण के विकास में जो है कि बात करते हुए प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक पुस्तक में कहा है। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो राज्य का उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब प्लेटो का उस वर्ग का निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है। यहाँ पर जो है कि राज्य दूसरा चरण के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो प्लेटो का दूसरा चरण को जब देखें तो उस वर्ग का निर्माण योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य साहस मतलब साहस और उत्साह से प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मात्र से संतुष्ट नहीं होता है। यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति जो है आर्थिक उत्पत्ति या आर्थिक मिलने, पैसा बहुत सारे मिलने से संतुष्ट हो जाए तो ऐसी संतुष्टि मानव को नहीं होती है। वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को भी तृप्त करना चाहता है। जो सांस्कृतिक तृप्ति है उसको भी जो है कि वह करना चाहता है। उसे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि विभिन्न पहलुओं का भी तृष्णा होती है। मतलब एक व्यक्ति को जो है प्लेटो के अनुसार द रिपब्लिक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो उसे जो है संगीत, साहित्य, मतलब जो व्यक्ति की आवश्यकता सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसे संगीत की भी आवश्यकता है, साहित्य की भी आवश्यकता है, काव्य का भी आवश्यकता है, कविता का भी आवश्यकता है, कला का भी आवश्यकता है आदि विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है। मतलब इन सारे चीज़ों की भी आवश्यकताएँ होती है। इन विभिन्न वस्तुओं के प्राप्ति हेतु अधिक संख्यक लोगों का होना आवश्यक है। अधिक संख्यक लोगों के निवास तथा भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूप्रदेश की अधिकृत करने के हेतु युद्ध होता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है भूप्रदेश मतलब भूमि का एक विशाल क्षेत्र को भी चाहता है। युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। मतलब जो लड़ने के लिए जो है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए या किसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए जो है उसे जो है सैनिक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो प्लेटो ने वर्णन किया अपने द रिपब्लिक पुस्तक में कि जो है कि भू को प्राप्त करने के लिए मतलब भूमि को प्राप्त करने के लिए सैनिक चाहिए। लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए हमें जो है कि सैनिक की आवश्यकता होती है। युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। मतलब क्या है, जो हमें प्राप्त करने के लिए उसमें हम लोग योद्धाएँ चाहिए और योद्धाओं को जो है सैनिक के नाम से जाना जाता है। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। अतएव सैनिक वर्ग के कार्यों का दायित्व और गुणों का विश्लेषण कर प्लेटो ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब किस प्रकार से आत्मा का साहस मतलब अपने साहस, अपनी शक्ति से जो है कि वीरता के साथ जो है कि अपने कार्य को किस प्रकार से पूरा करता है, इस बात को प्लेटो ने द रिपब्लिक वाले पुस्तक में इस चीज़ को वर्णन किया है। जिस प्रकार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण के प्रथम चरण में उत्पादक मतलब उत्पादन करना वर्ग का उदय हुआ था, उसी प्रकार उसके दूसरे चरण में सैनिक वर्ग का अभ्युदय है। मतलब पहला चरण प्लेटो को देखा जाए तो जो उत्पादन करने का कार्य है उसे प्रथम चरण में रखा गया और दूसरा चरण में जो रखने का कार्य किया गया उसे सैनिक वर्ग में रखा गया। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना एवं आंतरिक शक्ति सुरक्षा कायम करने का सहयोग देना है। यदि प्लेटो ने सैनिक वर्ग का विकास व्याख्या राज्य का आक्रमण लिप्सा के संदर्भ में आदर्श राज्य के सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य रक्षात्मक है तो आक्रामक नहीं। प्लेटो ने सैनिकों को प्रहरी का संज्ञा दी है। प्लेटो ने जो है
जितने भी सैनिक हैं उसे प्रहरी का जो है संज्ञा देने का कार्य जो है कि कार्य प्लेटो ने द रिपब्लिक में किया। तथापि प्लेटो का आदर्श राज स्वयं आक्रमण नहीं होता है, अतएव आदर्श राज सैनिक वर्ग का प्रमुख रक्षात्मक कार्य है, आक्रामक नहीं है। प्लेटो ने सैनिक को प्रहरी की संज्ञा दी है और उनकी तुलना रखवाली करने वाले कुत्तों, जो रखवाली करने वाला वॉच डॉग होते हैं, उससे किया गया है। चेतना और साहस उसके मुख्य गुण होते हैं। जो चेतना होता है, जो साहस होते हैं, उसको जो है मुख्य गुण होता है। प्लेटो का द रिपब्लिक जो हम लोग पढ़ते हैं तो द रिपब्लिक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो प्रथम चरण में उत्पादन आ जाता है, द्वितीय चरण में युद्ध करने वाले सैनिक आ जाते हैं जिसकी मन में जो है कि आत्मविश्वास बहुत ही अधिक होता है। और हम लोग तृतीय चरण के बारे में जब बात करते हैं तो तृतीय चरण बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है कि आदर्श राज्य के निर्माण का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जबकि सैनिक वर्ग में ही प्लेटो राज्य के विवेक तत्व प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग लोगों के समान उत्साह तथा विवेचन पाया जाता है, किंतु इसमें कतिपय ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अत्यधिक बाहुल्य होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राज्य का दार्शनिक शासक माना है। विवेक के अंतर्गत प्लेटो ने दो गुण माने जाते हैं। विवेक के अनुसार यदि देखा जाए तो प्लेटो ने दो गुण यहाँ पर जो है कि वर्णित किया है। प्रथम, विवेक से व्यक्ति का ज्ञान होता है, मतलब व्यक्ति का जो ज्ञान जो होता है वो विवेक से होता है। यहाँ पर हम लोग तीसरा चरण के बारे में बात कर रहे हैं। पहला चरण उत्पादन, दूसरा चरण जो है कि आत्मविश्वास से भरा हुआ सैनिक लोग का एग्जाम्पल दिया गया। अब तीसरे चरण में हम लोग हैं। तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जबकि सैनिक वर्ग ही प्लेटो राज्य विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग होते हैं। मतलब ये विवेक मतलब विचारशील विवेक दो प्रकार के, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ ही रहे थे। विवेक जो है मतलब जिसकी मानसिक योग्यताएँ ज़्यादा हो, उसके अनुसार सैनिक वर्ग के, किंतु इसमें कतिपय ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक का अत्यधिक बहुमूल्य होता है। मतलब देश राष्ट्र को चलाने के लिए विवेक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राजकीय दार्शनिक शासक माना है। विवेक के अंतर्गत प्लेटो के दो गुण होते हैं। प्रथम, विवेक से व्यक्ति का ज्ञान होता है, विवेक से व्यक्ति का जो है कि ज्ञान होता है, तथा द्वितीय, विवेक ही व्यक्ति का प्रेम करना सिखाता है। यदि व्यक्ति में विवेक है तो प्रेम करना सिखाता है। प्लेटो ने कहा है कि यदि व्यक्ति को जो है कि प्रेम करना सिखाने का कार्य यदि करता है तो वो जो है आपका विवेक ही करता है। और यहाँ पर हम लोग जो है कि आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं विवेक व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता होना चाहिए। ये चीज़ जो है कि बात को रखने का कार्य जो है कौन करता है, प्लेटो ने किया। प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए। जो शासक होता है उसे जो है कि क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। यदि शासक विवेकशील नहीं है तो इसे जो है कि विकास कार्य करने में प्रॉब्लम हो सकता है एवं उसे पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता भी होना चाहिए। जो विवेक यदि है तो प्रेम करना सिखा रहा है, और यदि विवेक उसमें है तो सहनशीलता भी उसमें है। यदि विवेक नहीं है तो उसमें प्रेम की मात्रा भी कम है। विवेक से व्यक्ति का जो है प्रेम करना सिखाता है, साथ में जो है विवेक से जो व्यक्ति का विकास भी होता है। सहनशीलता भी यदि उसी का है, उसी के पास है जिसके पास विवेक है। इस प्रकार तीन चरणों में राज्य का निर्माण उन तीन वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य के तीन मूलभूत आवश्यकताओं, राज्य के जो तीन मूलभूत आवश्यकता हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसके बारे में देखते हुए हम लोग कहते हैं उत्पादन। पहला क्या है, जैसे हम लोग पहला जो विकास के बारे में जब पढ़े तो हम लोग ने पढ़ा कि पहला जो था आवश्यकता वो उत्पादन था, दूसरा था वह रक्षा, और तीसरा क्या है, शासन। ये जो प्लेटो के द्वारा द रिपब्लिक में वर्णित किया गया है कि तीन प्रकार के जो है कि क्या होता है, विकास होता है। पहला क्या है, उत्पादन। हम लोग आलू भी उत्पादन करते हैं,
प्याज उत्पादन करते हैं, धान भी उत्पादन करते हैं। तो ये जो धान, प्याज, गेहूँ, चावल, चना, मटर, सेम कुछ भी जो उत्पादन होता है, ये सारे चीज़ प्रोडक्शन में आ गए, सारे उत्पादन होते हैं। दूसरा है क्या है, रक्षा। यदि मान लीजिए इसका उत्पादन ही यदि हम लोग किए और इसको रक्षा करके हम लोग रख नहीं पाए, उसको यदि चूहा खा गया या कोई व्यक्ति चोरी करके ले गया, तो ये क्या है कि हमारी उत्पादन को जो है कि को किसी प्रकार से हड़प लिया। इसलिए जो है रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या है, शासक। मतलब इस उत्पादन यदि किए तो उत्पादन को कहाँ रखना है, कितना यूज करना है, कितना बेचना है। जैसे आलू का उत्पादन किए, 100 किलो उत्पादन हुआ, तो 100 किलो उत्पादन हुआ, तो इसका रक्षा करना अलग कार्य है। इसका प्रयोग करना, क्या 100 किलो को खुद एक के दिन में बना के खा जाना है, या इसको धीरे धीरे खाना है, या फिर इसको बेच देना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग शासक कहेंगे। मतलब कोई भी चीज़ में यदि देश है तो देश में देखा जाए तो उत्पादन पालना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस देश का जो है रक्षा बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा यदि देखा जाए तो तीसरा क्या है कि शासक का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे देश में देखिए, हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सारे हैं। हमारे देश में हर प्रकार के चीज़ उत्पादित होते हैं, चावल, गेहूँ, मटर, सेम, सब सारा चीज़। हमारे देश में एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे अच्छे वकील, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे होते हैं। हमारे ही देश में रक्षा करने के लिए बहुत सारे आर्मी हैं, जैसे वायुसेना, जल सेना और थल सेना। 3 प्रकार की सेनाओं को हम लोग विशेष तरह का देखते हैं। तो ये जो है क्या है, भारत देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यदि कोई लड़ने के लिए हम लोग के साथ आएगा, भारत देश में यदि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का प्रयास किया जाएगा, तो सबसे पहले हमारे जो भारत देश के सैनिक हैं वो आगे जाकर इस चीज़ को खड़ा होकर कार्य करेंगे, लड़ने में जो है कि आगे बढ़ेंगे। तथा तीसरा जो है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो शासन के बारे में। तो हमारे राज्य जो है भारत में 28 है, 28 में से 28 मुख्यमंत्री भी हैं। भारत जो राष्ट्र है उसमें एक शासक है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। ये सारे क्या करते हैं, शासन के कार्यों का संचालित करने का कार्य करते हैं। यही बात जो है कि प्लेटो के द्वारा यहाँ पर वर्णित किया गया है। शासन की पूर्ति अपने तीनों गुण सुधा, साहस तथा विवेक के आधार पर करते हैं। और ये जो है कि सुधा, साहस और विवेक के अनुसार से ये कार्य जो है कि करने का काम करते हैं। अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे, आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग है ना। आदर्श राज्य के निर्माणक यदि देखा जाए तो उसके भी 3 वर्ग हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के विकास चरणों में 3 ऐसे वर्गों का विकास हुआ है जिसके कंधों पर आदर्श राज्य का भार डाला जा सकता है। यदि हम लोग यहाँ पर आदर्श राज्य का भार यदि डालें, यदि खोजें कि हम लोग किसके ऊपर भार डालेंगे, तो यहाँ पर डालने के लिए भी जो है कंधा जो है कि यहाँ पर बताने का कार्य जो है प्लेटो ने किया है। तो देखते हैं क्या बोला गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक, क्रमशः राज्य की आत्मा के तीनों गुण। मतलब यहाँ पर जो है कि उत्पादक वर्ग जो उत्पादन करे, सैनिक वर्ग जो सुरक्षा करे, और तीसरा जो है यहाँ पर क्या है, दार्शनिक शासक, मतलब शासक लोग जो है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है कि आपके प्लेटो जी करते हैं। राज्य की आत्मा के तीनों गुण सुधा, उत्साह और विवेक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से 2 वर्ग सैनिक तथा दार्शनिक शासक को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक माना है। मतलब जो सैनिक और दार्शनिक शासक हैं, इसे जो है संरक्षक मानने का कार्य किसने किया है, तो प्लेटो ने किया है। इसका कारण यह है कि राज्य का विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षण की जिम्मेवारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन तीनों वर्गों का गुण अपने गुणों के अनुभव के कार्य का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत क्रियात्मक उपस्थित होता है। प्लेटो ने अच्छे बातों में से इन बातों को भी जो अपने द रिपब्लिक वाले किताब में जो है वर्णित करने का काम जो है कि प्लेटो ने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर थोड़ा कुछ और जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो ने और क्या कहा। जो जानने योग्य बातें हैं उसे हम लोग यहाँ पर
जानने के लिए कार्य करेंगे। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद। देखिए, शिक्षा के बारे में जहाँ भी बात आता है तो शिक्षा के बिना कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा का मिलना, शिक्षा का प्रयोग करना, ज्ञान को बढ़ाना, विवेक को बढ़ाना, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही अधिक माना जाता है। इस बात को सारे लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य का आधारशिला है, यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला, मतलब कहीं भी कोई राष्ट्र हो, जिला हो, घर हो, परिवार हो, कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, धर्म हो, और उसमें न्याय यदि नहीं किया जाए तो उसका विनाश होना जो है कि स्वाभाविक है। एक ना एक दिन वो जो है कि विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए जो है कि यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो न्याय का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा राष्ट्र जो है, भारत भी है या कोई भी देश है, और न्याय को अपने साथ लेके चलता है। इसलिए हमारे देश में जो है बहुत सारे न्यायालय हैं, और एक आप देखते ही हैं हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है जो न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा का योजना तथा साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ है। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषयक ग्रंथ न मानकर शिक्षा विषयक एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का परिश्रम देकर उसे कार्य संपन्न करने की प्रेरणा देगी। मतलब प्लेटो का मानना है कि शिक्षा यदि कोई व्यक्ति में प्राप्त कर लिया है तो वो कार्य करने की क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है, और आगे कुछ ना कुछ जो है समाज को, राष्ट्र को, अपने परिवार को और अपने आप को सहयोग करने के लिए उस शिक्षा का प्रयोग कर सकता है। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तथा व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्लेटो पर जोर देता है। प्लेटो ने जो है कि शिक्षा व्यवस्था को जो है कि आगे बढ़ाने के कार्य को करते हैं। हम लोग जो है टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा सा पुनः हम लोग आते हैं आदर्श राज्य की आधारशिला में। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर ही टिकी हुई है। चूँकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण की धारणा के आधार पर इन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य दूसरे के कार्य के हस्तक्षेप किए बिना करना होता है, इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण तथा कार्य का विभाजन में सुचारू रूप से कायम करता है। अभी अभी हमने कहा था कि यदि किसी राष्ट्र में न्याय नहीं है तो उस राष्ट्र का विनाश होना स्वाभाविक है। जिस परिवार में न्याय नहीं है उस परिवार का टूटना स्वाभाविक है। जिस समाज में न्याय नहीं है उस समाज का टूटना स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति का मन में न्याय नहीं है तो उस व्यक्ति का भी टूटना स्वाभाविक है। इसलिए न्याय व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारा राष्ट्र भी जो है न्याय व्यवस्था को लेकर कार्य करता है। अपने अपने कार्य क्षेत्रों तथा अपनी कार्यवाहियों में सीमित रखते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता परीक्षण के आधार पर निश्चित हुए कार्य को पूरी तन्मयता एवं लगन से संपन्न करते हैं एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। प्लेटो की दृष्टि में वह राज्य न्याय आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में अपने जीने के कार्य को संपन्न करते हैं। यहाँ पर जो है बताया गया है कि न्याय की आवश्यकताएं जो है कि बहुत ही जरूरी है, और जहाँ पर न्याय नहीं है वहाँ पर समस्याएं गंभीर रूप से बढ़ सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, और आगे देखते हैं आदर्श राज्य के आधार व शिक्षा और साम्यवाद। यहाँ पर हम लोग आगे थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं पहले ही। यदि न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा योजना तथा साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ है। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है, मतलब प्लेटो ने शिक्षा को इतना, जो किताब लिखे हैं द रिपब्लिक, उसमें उसका महत्व जो है कि बहुत ही अधिक देने का कार्य जो है प्लेटो ने किया।
शिक्षा का इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसों ने इसे राजनीतिक विषयक ग्रंथ ना मानकर शिक्षा विषयक एक अत्यधिक श्रेष्ठ ग्रंथ, जो हम लोग रूसों के बारे में अभी उसकी परिभाषा को पढ़े थे, उसमें जो है राजनीतिक शास्त्र ना कि वो उसके बारे को याद करिए, तो वहाँ पर इस बात को लिखा था। प्लेटो के दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का परिश्रम देकर उसे वही कार्य संपन्न करते हुए प्रेरणा देगी। मतलब क्या है कि शिक्षा जो है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, आप आगे कुछ अच्छे कार्य कर सकें, ऐसी प्रेरणा देने का कार्य जो है कि शिक्षा करेगी। अपना कर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना के निम्नलिखित विशेषताओं पर प्लेटो ने जोर देता है। शिक्षा राज्य द्वारा ही दी जानी चाहिए। जो शिक्षा जो है उसको जो है राज्य के द्वारा ही देने का कार्य जो है करना चाहिए। मतलब क्या है, राष्ट्र देश के अनुसार से उसके ही द्वारा जो है कि शिक्षा देने का कार्य जो है किया जाना चाहिए। स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्त्री है या पुरुष है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो शिक्षा देना चाहिए वो समान रूप से एक जैसा ही शिक्षा देने का कार्य जो है किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि मानसिक विकास हो, शिक्षा का उद्देश्य है कि शारीरिक भी विकास हो और मानसिक भी विकास हो और नैतिक भी विकास हो। तो यहाँ पर जो है कि प्लेटो ने शिक्षा जो देने का कार्य करने का बात जो कहते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को बोलते हैं कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी सरलतापूर्वक हो सके। शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाता है। यदि व्यक्ति को शिक्षा मिला है तो वो जो है राज्य के लिए उत्तम व्यक्ति बनने का शोभा प्राप्त करेंगे। शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें जो दार्शनिक राजा, योग्य राजा, नैतिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास, शारीरिक रूप से विकास राजा को प्राप्त करता है। साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। साम्यवाद जो है प्लेटो का जो है कि आधारशिला यदि देखा जाए तो ये दूसरा आधारशिला आप कह सकते हैं। यह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं का दृढ़ करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने के कार्य को करता है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास लेने मात्र से आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि प्लेटो के द्वारा शिक्षा के बारे में बताया जाता है और उसमें कहते हैं कि जो प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेना मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति का मात्र नैतिक विकास हो गया है, इसके बावजूद भी राज्य का विकास जो है कि संभव नहीं हो सकता। ये मानना जो है कि किसका था? ये मानना जो है कि प्लेटो का था, क्योंकि उनके अनेक बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका अदृष्ट प्रभाव के मानव हृदय पलट पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन बाह्य परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहते हैं। मतलब किसी प्रकार यदि समस्या है तो सारी समस्याओं को पूरी तरह से जड़ मूल मतलब पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य अरस्तु करना चाहते हैं। नहीं, अरस्तु नहीं, प्लेटो करना चाहते हैं। जो मानव समाज में नैतिक विकास का मार्ग अवरोध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध हो सकती हैं, व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार प्लेटो की ऐसी विशाल चट्टानें दृष्टिगोचर हुई पर प्रहार करके उसने अपने आदर्श राज्य के प्रसाद का नींव दृढ़ करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो वर्गों, शासक तथा सैनिकों तथा ही सीमित रखा। उसका साम्यवाद राजा की अल्पसंख्यक के लिए था। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तथा अपने परिवार के जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को ही देनी थी। उन्हें भी इसलिए देनी थी कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का सफल निर्माण उनकी कार्य कुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति उनकी आस्था पर ही आधारित था। प्लेटो की योजना में संरक्षक वर्ग के पास ना तो संपत्ति होती है और ना ही परिवार। जो प्लेटो के अनुसार यदि देखा जाए
तो संरक्षक के पास ना तो उसके पास अपना कोई परिवार होता है, ना किसी प्रकार की संपत्ति होती है। ये जो है प्लेटो के द्वारा कहा गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य को सफल निर्माण उनकी कार्य कुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति उसकी आस्था पर ही जो है कि कार्य करके जो है करने की कोशिश थी, और ना ही परिवार उसकी सेवाओं में बदले राज्य उसकी आर्थिक आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, निवास आदि का सामूहिक रूप से प्रबंध करता है। संक्षेप में आदर्श राज्य में प्लेटो राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का एक ही हाथों में आ जाना किसी प्रकार की वांछित नहीं समझता। मतलब प्लेटो का देखा जाए तो प्लेटो ने कहा कि जो रक्षक दल होते हैं उनको जो है कि ना तो उसका कोई परिवार होता है और ना कोई किसी प्रकार की संपत्ति होती है, और वो राष्ट्र के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं आदर्श राज्य का बागडोर दार्शनिक शासकों के हाथों में। दार्शनिक मतलब पढ़े लिखे लोगों के हाथों में। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का बागडोर दार्शनिक वर्ग को प्रदान करता है। दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, मतलब दार्शनिक वर्ग जो है वो शिक्षित है, सुसंस्कृतिक है, साहसिक है, मतलब साहस भी है, आत्मसंयमी भी है, ज्ञानी भी है और निर्भवी भी है। मतलब कि किसी से कोई डर भी नहीं है, बुद्धिमान भी है, सुसंस्कृतिक मतलब उसको अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी है, और शिक्षा भी जो है कि उन्होंने लिया है। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। मतलब कि शासन का कार्य जो है वो जो है कि परम बुद्धिमान मतलब श्रेष्ठ लोगों के हाथों में, बुद्धिमान ज्ञानी लोगों के हाथों में ही होना चाहिए। ये कहना था किसका? तो ये कहना है आपका प्लेटो का। बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए। प्लेटो की यह धारणा थी कि आदर्श राज्य का शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए, जो कंचन और कामनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करें। कंचन और कामनी मतलब कि सोना, और जो है कामनी मतलब किसी प्रकार के जो है प्रेम माया से दूर रहते हुए शासन संचालन करें। राज्य के कल्याण के साथ वह अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना अहित जुड़ा। मतलब राज्य का यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो अपना नुकसान समझे, राष्ट्र को यदि किसी प्रकार की समस्या हुआ तो उसको अपनी समस्या समझे। इस प्रकार की बात जो है किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। रहते हुए शासन संचालन कर राज्य के कल्याण के साथ वह अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना अहित जुड़ा हुआ मानता है। प्लेटो ने उसे विवेक का प्रेमी और नगर का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है। मतलब इस प्रकार के लोगों को जो है राष्ट्र का प्रेमी और सच्चा संरक्षक का रूप माना जाता है। किसको? जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उसको। दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का आकार प्रतीक होता है। उसके अनुसार दार्शनिक सर्वकाल तथा सर्वसत्ता का दृष्टा है। सर्वसत्ता का क्या है? ये दृष्टा कहलाता है। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं। इस प्रकार के सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, विवेकशील मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सर्वदृष्टा मतलब सब जगह तरह से अपने मन को विकास को बढ़ाए, विकासशील तथा मनंत दार्शनिक शासक के प्लेटो आदर्श राज्य बागडोर का निर्बाध रूप से सौंप देना चाहता है। इस श्रेष्ठ मलाह के नृत्यों में, मलाह मतलब क्या होता है? जो नाव को खेता है उसे मलाह कहा जाता है। मलाह के नृत्य में आदर्श राज्य की नौका आंधी और तूफान के झगड़ते हुए बचाती हुई अपनी मंजिल की ओर ले जाती है। मतलब जो बुद्धिमान, श्रेष्ठ और राष्ट्र को प्रेम करने वाले जो व्यक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो जो है इसे जो है कि कहाँ ले जाने का कार्य करता है? तो एक नौका के भांति जो नौका चलाने का कार्य करता है कि जितने भी आंधी तूफान आए उस आंधी तूफान को से बचाते कहाँ ले जाने का कार्य करता है? अपने रास्ते के ले जाने का कार्य करता है। मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। प्लेटो का यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि इस दार्शनिक शासक के कार्य में किंचित मात्र भी व्यवधान उपस्थित हो, मतलब किसी प्रकार का व्यवधान ना आए।
इसलिए इस महाशक्तिमान द्वारा शासित आदर्श राज्य में प्लेटो ने कानून लॉ को भी कोई स्थान नहीं दिया। मतलब इसमें जो है किसी प्रकार का लॉ का भी किसी प्रकार के स्थान, मतलब कोई जो शासक बल है उसे कोई लॉ उसको छुए ऐसा उसने स्थान नहीं दिया। मतलब कोई कानून शासक बल पर नहीं लगेगा। बार्कर ने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासक विषेक प्लेटो के विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, देखिए यहाँ पर एक बार्कर हैं, वो विद्वान हैं और उन्होंने जो है कि क्या किया है, प्लेटो के विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दार्शनिक शासक केवल अनुबंध मात्र या योग मात्र नहीं, जिस संपूर्ण विधि के अनुसार आदर्श राज्य का निर्माण की ओर बढ़ा गया है उसका वह दार्शनिक शासक व तर्क संगत परिणाम है। ये यहाँ पर जो है कि बार्कर के द्वारा कहा गया। अब हम लोग और आगे जब बढ़ते हैं तो और आगे कुछ और सीखने का मौका मिलता है, और जानने का प्रयास होता है, और हम लोग चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो और देखते हैं और में से और क्या है। क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है क्या वह काल्पनिक है? तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है या नहीं है। तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्लेटो सपन दृष्टा थे। मतलब क्या है कि प्लेटो जो सपना देखने वाले थे। यदि इतने अच्छे अच्छे बातों को देख रहे हैं, इतने इतने बातों को जो है ये करने का प्रयास कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बातों की उम्मीद कर रहे हैं, तो लोगों को सपना ही लगता है, एक सपना की तरह ही है। इसी के कारण से यहाँ पर लोगों ने कहा है कि प्लेटो जो है वो जो है सपन दृष्टा है। मतलब सपन देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वपन लोकीय है। मतलब जो किताब रिपब्लिक में वर्णित है उसे जो है कि स्वपन लोकीय, मतलब सपने के अनुसार लिखा हुआ चीज माना जाता है, जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। मतलब इस प्रकार के यदि हम लोग कहीं पर देखते हैं तो कहीं पर मिलता नहीं है इस प्रकार का सत्ता, इस प्रकार के कार्य जो है किसी राष्ट्र में जो दिखाई नहीं देखा जाता है। इसलिए इसे जो है कि सपन दृष्टा भी कहा गया है। स्वयं प्लेटो ने स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य का क्रियान्वित सरल नहीं है। मतलब यहाँ पर खुद प्लेटो ने ही कहा है कि साम्यवाद और दार्शनिक दोनों मिलकर जो है कि क्रियान्वित करें, यह भी जो है कि संभव नहीं। किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भी जो है कि जो प्लेटो है उसके राज्य व्यवस्था का जो कल्पना किया गया उसे काल्पनिक नहीं कहा जाता। किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। बार्कर के शब्दों में रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान, मतलब कि राज्य में जो समस्या है उसे निदान करने के बारे में किसने बताया है? तो प्लेटो ने बताया। और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किए गए वर्णन उनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। मतलब इस प्रकार के बातों को जो है वर्णन जो है कि कौन करते हैं? तो ये सारे बातों को जो है करने का कार्य प्लेटो के द्वारा किया जा रहा है। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में बार्कर का मत है कि यह वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। उनका कहना है कि ये सारे चीज़ जो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक के 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में प्लेटो ने तत्कालीन यूनान के शासक प्रणालियों, सपाट के वर्गतंत्र का और कृतितंत्र, एथेंस के लोकतंत्र और सिरक्यूज के निरंकुश तंत्र का उल्लेख किया है। प्लेटो के दृष्टि में ये सभी विकृतिक शासन प्रणालियाँ हैं, क्योंकि इसमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों का प्रधान है। मतलब यहाँ पर बार्कर ने कहा है कि जो क्षेत्रों के बारे में बार्कर ने कहा गया तो उसमें जो एक अविवेक, मतलब वहाँ पर बुद्धि नहीं थी, अज्ञान था और वासना से भरा हुआ था। वासना से क्या था? भरा हुआ था। प्लेटो के दृष्टि में ये भी सभी विकृत शासन प्रणालियाँ, क्योंकि इसमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता, मतलब ज़्यादा जो है कि वासना थी, अज्ञानता थी। प्लेटो ने इन तत्कालिक राज्यों के रोग का निदान की वकालत की है। मतलब इसमें जो है इस रोग, मतलब इस प्रकार की समस्या से किस प्रकार से बाहर निकला जाए, इसके बारे में जो प्लेटो ने समाधान बताया। उसके अनुसार वह निदान यह है कि शासन में विवेक और बुद्धि का सर्वोच्च स्थान दिया जाए।
एक नूतन शिक्षा पद्धति या तथा साम्यवाद का प्राणी द्वारा वासना और उत्साह के विवेक द्वारा नियंत्रित किए जाएं। इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर ही शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया है। मतलब हर प्रकार के जो समस्या, जो उस वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए कहा गया। जब हम लोग और आगे इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है उसका आदर्श राज्य निग्रह, कल्पना अथवा थोथी भावुकता पर आश्रित नहीं है या नितांत अपर्याप्त आदर्श नहीं है, अपितु वह ठोस आदर पर आधारित एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राप्ति भी एक बड़ी सीमा तक संभव हो सकती है। बारकर के अनुसार साम्यवादी योजना एवं शिक्षा योजना का राज्य में गिने चुने लोगों का संरक्षक वर्ग के लिए प्रस्तुत करना ही इस बात का घोतक है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के व्यवहारिक होने पर प्रति जागरूकता था। स्वयं प्लेटो ने इन शब्दों में अपने आदर्श राज्य के व्यवहारिक होने का दावा किया है। जो कुछ भी राज्य तथा उसकी सरकार के बारे में कहा गया है वह केवल स्वप्न मात्र नहीं है। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि प्लेटो के द्वारा जो वर्णित किया गया है वो सारे जो है स्वप्न की तरह नहीं है। उसके यदि समस्या है तो समस्या का समाधान करने के तरीकाओं का भी प्रयोग और उसके बारे में बताने का कार्य जो है कि यहाँ पर प्लेटो ने किया है। राज्य तथा उसकी सरकार के बारे में कहा गया हुआ केवल स्वप्न मात्र नहीं है और यद्यपि कठिन है, किंतु मतलब ये कठिन है, समस्या समाधान करना भी कठिन है किंतु असंभव नहीं है। लेकिन ये असंभव नहीं कहा जा सकता है, किंतु यह केवल उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब दार्शनिक राजा हो या राजा दार्शनिक हो जाए। मतलब यह संभव प्लेटो का जो ये सारे चीज़ें संभव तभी हो सकता है जब या तो सारे राजा दार्शनिक हो जाए या राजा जो है वो दार्शनिक हो जाए, तभी जाकर जब दार्शनिक राजा हो जाए, मतलब जो दार्शनिक है वो राजा हो जाए या सारे राजे जो है कि वो दार्शनिक हो जाए तो ये समस्या के सारे समस्या का समाधान, जड़ मूल नाश, सारे समस्या का समाधान करने का ताकत जो है कि आ सकती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य का व्यवहारिक आधार। यहाँ पर हम लोग वर्णन करेंगे किसके बारे में? प्लेटो के आदर्श राज्य का व्यवहारिक आधार। 1000 वर्ष तक यूरोप पर संरक्षकों के एक वर्ग का शासन था जो बहुत कुछ उसी तरह के थे जिसकी कल्पना प्लेटो ने की है। मतलब प्लेटो ने जिस प्रकार की कल्पना की है उसी प्रकार 1000 वर्ष पहले यूरोप के संरक्षक में था। मध्यकाल में ईसाई देशों की जनता को मजदूरों, वर्कर, सैनिकों, सोल्जर तथा पादरियों में विभाजित करने की प्रथा थी। मतलब 3 भाग में बांटने का कार्य वहाँ पर किया जाता था। संख्या में कम होते हुए भी पादरियों के वर्ग की संस्कृति के साधनों और अवसरों पर एकाधिकार तथा विश्व के सबसे शक्तिशाली महाद्वीप के आधे भाग पर उसका करीब करीब नियंत्रित शासक था। ये पादरी लोग प्लेटो के संरक्षक की भांति ही अधिकार के पदों पर आसीन थे। ये पद उन्हें जनता की संपत्ति से नहीं मिले थे बल्कि धार्मिक अध्ययन तथा प्रशासन के प्रदर्शित करने की प्रतिभा के कारण, चिंतन और सरलता के जीवन के प्रति उनके लगाव के कारण उन्हें यह पद प्राप्त हुए थे। इस काल के उत्तरार्ध पर जबकि उनका शासन था, ये पादरी वर्ग लोग परिवार देखिए यहाँ पर जो पादरी वर्ग को जो ये अधिकार मिले थे वो जो है धर्म ग्रंथ की संस्कृतियों के अधीन करने के बाद उन्हें जो है कि विशेष अधिकारों को देने का कार्य जो है कि किया गया था। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, आगे में जो हम लोग को वर्णन किया गया उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये पादरी लोग परिवार की चिंताओं से उसी भांति मुक्त थे। जो पादरी वर्ग था वो अपने परिवार के चिंताओं से भी मुक्त थे जैसा कि प्लेटो भी चाहते थे, जैसा प्लेटो जो चाहते थे उसी प्रकार जो है कि मुक्त हैं। और कहीं ना कहीं तो ऐसा प्रतीक होता था कि उन्हें प्रजनन की स्वतंत्रता प्लेटो के संरक्षकों से भी बहुत कम थी। अविवाहित जीवन पादरी के अधिकतर मनोवैज्ञानिक स्वरूप का भाग था, क्योंकि एक ओर तो वे परिवार से संकुचित स्वार्थ भावना से अलग थे तो दूसरी ओर कर्म क्षेत्र में उसकी स्पष्ट श्रेष्ठता थी।
कैथोलिक धर्म की अधिकांश राजनीतिक प्लेटो के रॉयल लाइन्स में ग्रहण की गई है अथवा उसमें प्रभावित हुई है। स्वर्ग, नर्क और पाप के निर्मुक्त करने का स्थान और अपने संबंधित भावनाएं जिस रूप से मध्य युग में प्रचलित थी, रिपब्लिक के अंतिम अध्याय में भी मिल जाती है। विश्व अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय का विचार बहुत ही टाइम से लिया गया था, अर्थात यह सिद्धांत विचार सिद्धांत से ही व्याख्या है। यहाँ तक कि चतुर्थ विद्या, गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और संगीत विद्या भी प्लेटो द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के अनुरूप ही ढाली गई है। मतलब ये भी जो है कि प्लेटो के द्वारा किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जीससवादियों में जिन्होंने कुछ समय तक पैगवे पर राज किया था, प्लेटो के संरक्षकों की लगभग आधी बातें पाई जाती है। इसी तरह रूस के नवंबर 1917 की क्रांति के बाद वहां शासन करने वाले साम्यवादी दल ने कुछ समय के लिए ऐसा रूप ग्रहण कर लिया था जो विचित्र ढंग से रिपब्लिक की स्मृति दिलाने वाला था। मतलब जो रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बारे में भी जो है कि यहाँ पर से समझा जा सकता है कि द रिपब्लिक के बारे में जो है कि प्लेटो ने क्या कहा है। साम्यवादी अपने कार्य में उसी तरह कठोरता के साथ लगे हुए थे जिस तरह एक संत अपने कर्तव्य का पालन करता है। यूरोप की आधी भूमि पर राज करते हुए वे मिथ्यावादिता का भी जीवन व्यतीत करते थे। इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि सीमाओं के भीतर और कुछ हेर फेर के साथ प्लेटो की योजना कार्यान्वित की जा सकती है। वास्तव में उसने इस योजना का बहुत कुछ रूप तथ्यों के ग्रहण किया था जो उसने अपने पर्यटन के समय विभिन्न स्थानों के कार्य रूप में देखा था। वह मिस्र के धर्मतंत्र प्रभावित हुआ था। स्पार्टा के उसने एक छोटा सा शासक वर्ग देखा था जो अपनी प्रजा के बीच सामान्य रूप से परिश्रमी और सरल जीवन व्यतीत करते थे। वे एक साथ भोजन करते थे, परिवार विज्ञान के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष के मिलन पर प्रतिबंध लगाते थे और वीर पुरुषों को अनेक पत्नियों को विशेष अधिकार देते थे। यहाँ पर जो है कि वीर पुरुष जो है उसे जो अनेक पत्नियों का मतलब अनेक पत्नी अनेक शादी कर सकते थे, अलग पत्नी रख सकते थे, शादी करें या न करें इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, नहीं लिखा। उसने निस्संदेह यूरोपियंस के तर्क सुन रखे थे जो वह पत्नियों का समाज, दासों से मुक्ति और हेनरिक लीग द्वारा यूनान के प्रदेशों में शामिल शांति स्थापित करने के पक्ष में दिया जाता था। और इस बात में शंका नहीं कि वह कुछ सीरियस विचारों को भी जानता था जिन्होंने उन लोगों के बीच एक सबक साम्यवादी आंदोलन खड़ा किया था जिन्हें आज हम सेंटिक्रेट्स वामवादी जिन्हें आज हम सेंटिक्रेट वामवादी अनुयायी कह सकते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि अपनी योजना से प्रस्तुत कर वह सत्य की खोज में जिसे वह अपनी आंखों में देख चुका था किसी असंभव पद पर आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर इन बातों को जो है कि बताने का कार्य किसने किया है, तो प्लेटो ने किया है। और आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो जो है कि न्याय का सिद्धांत के बारे में क्या कहते थे, प्लेटो का मानना न्याय सिद्धांत के बारे में क्या था। यहाँ पर हम लोग हर एक बात को जब हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के बारे में जो कहा तो क्या कहा, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो है कि पेज आगे पीछे हो चुका है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी विचार। तो न्याय सिद्धांत संबंधी विचार जो है हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। न्याय का सिद्धांत दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस तथ्य से होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम न्याय संबंधित रखा है। जिस आदर्श राज्य का रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की है उसका प्रमुख आधार न्याय ही है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक चिंतन का मूल्य उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो व्यवहारिक व्यक्तिवाद
असमता, अस्थिरता एवं राजनीतिक स्वास्थ्य प्रखरता पर आदि समकालीन एवं पूर्वकालीन यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त व्यक्तियों में उन्मुक्त अर्थात प्लेटो समझ स्थिर व्यवस्थित आत्मसंबी राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह अपने आदर्श राज्य को एक ऐसे न्याय के सिद्धांत पर आधारित करना चाहता था जो राज्य को एकता मतलब यूनिटी मतलब राज्य को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर सके, प्रदान करें, नागरिकों को घोर व्यक्तिवाद के प्रभाव से बचाए, कार्यों को विष्टीकरण के द्वारा अक्षमता को दूर करे तथा राज्य को स्थिरता प्रदान करें। आगे हम लोग और बात करते हैं प्लेटोवादी न्याय अवधारणा के अभिप्राय, मतलब क्या अवधारणाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। वर्तमान काल में न्याय का अर्थ न्यायाधीश द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। वह प्लेटो के मतानुसार न्याय की अवधारणा को कानूनी अथवा वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है, ना ही यह कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बाह्य योजना से संबंधित है। यहाँ पर यदि प्लेटो के न्याय के बारे में चर्चा किया जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेटो का जो न्याय है वो कानून से रिलेटेड नहीं है, ना ही उसे जो कानून बांधने का कार्य कर सकता है या कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ये बात नहीं करता है, बाह्य योजना से संबंधित है। और ये सारी योजनाएं जो है कि कानून से बाह्य योजनाओं से संबंधित है। यह कानूनीपन के क्षेत्र में नहीं आता है, अपितु इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। मतलब ये कानून के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये जो है सामाजिक अंतर्गत में आ जाता है, सामाजिक नैतिकता के अंतर्गत ये चीज़ आ जाता है। प्लेटो के मतानुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा पालन करे जिसका पालन समाज के प्रयोजन की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उसके लिए कुछ कर्तव्य और धर्मों का निर्धारण करते हैं। इनका यथार्थ पालन न्याय है। भारतीय परिभाषा के अनुसार स्वधर्म पालन न्याय है। मतलब यदि अपना स्वधर्म खुद का धर्म पालन करें तो इसे न्याय कहते हैं। संक्षेप में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय शब्द का अर्थ में तथा आधुनिक न्याय शब्द के में बड़ा अंतर है और उनके न्याय शब्द के अंतर्गत सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन तथा उनके समस्त कर्तव्यों का समावेश है, जबकि आधुनिकता युग में न्याय शब्द का संबंध केवल मात्र कानून ही है। आज के समय में जो भी समस्याएं का समाधान करने के लिए कोशिश किया जाता है तो उसके लिए कानून बना दिया जाता है, जबकि नैतिकता का विकास करने के लिए कुछ विशिष्ट कार्य जो है करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं न्याय संबंधी विभिन्न सिद्धांत। न्याय संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे प्लेटो जो है कि न्याय संबंधी के बारे में और किन किन बातों को जो है कि बताते हैं। प्लेटो के बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो जो है कि प्लेटो के बाद तो अरस्तु के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के बारे में हम लोग बात करेंगे जो प्लेटो का शिष्य कहा जाता है। प्लेटो का न्याय संबंधी विभिन्न सिद्धांत। न्याय संबंधी अपनी धारणा को प्रतिपादित करने के पूर्व प्लेटो अपने समय से प्रचलित न्याय के त्रुटिपूर्ण सिद्धांतों का खंडन करता है। प्लेटो के समय में न्याय में संबंध में 3 गलत धारणाओं के प्रचलन था। उन्हें क्रमशः परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत तथा यथार्थवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। यहाँ पर जो है 3 सिद्धांत के बारे में जो है कि बात किया गया है, जिसमें से एक जो है परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और तीसरा यथार्थवादी सिद्धांत। ये 3 गलत धारणाएं प्रचलन था। ये 3 जो धारणाएं थे वो जो है गलत धारणाएं प्रचलित था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे देखने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत फिलालस और पोलीमार्कस, थ्रीमेक्स तथा गिनोकॉल्स न्याय संबंधित जिन दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों का
ही एक समान विशेषता है कि वे न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। न्याय को जो है क्या है, बाह्य वस्तु माने बाहरी वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। प्लेटो ने न्याय को जो है आत्मा के अंदर की वस्तु को मानने का कार्य जो है करते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय की आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं और इसी आधार पर तीनों दृष्टिकोण का अस्वीकार कर देते हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये एम फास्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो का न्याय है। जिसे हम लोग नैतिकता कहते हैं वही जो प्लेटो का न्याय है। मतलब जो नैतिक कार्य जो किया जाए वही जो है कि न्याय कहलाएगा, उसी को हम लोग न्याय कह सकते हैं। न्याय पर चिंतन करते समय दो प्रश्न प्लेटो के सामने उपस्थित होते हैं। प्रथम तो उसे न्याय की वास्तविकता प्रकृति की खोज करनी है, दूसरे उसे न्याय के निवास स्थान के ढूंढ निकालना है। न्याय उसे एक और व्यक्ति के मानस में स्थित दृष्टिगोचर होता है और दूसरी ओर उसे समस्त नगर राज्य या समाज में इसका निवास दिखलाई पड़ता है। उसके विचार से व्यक्ति तथा समाज राज्य में इस प्रकार की वैसी एक रूपता विद्वान है जैसे कि छोटे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में होती है। राज्य व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है, राज्य जो है वो व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है। अतः इस बात की अधिक संभावना है कि राज्य में न्याय विराट मात्रा में उपस्थित और वहाँ उसकी खोज आसानी से की जा सके। राज्य में स्थित न्याय की प्रकृति ढूंढ निकालने पर व्यक्ति स्थित न्याय के स्वरूप को समझना अधिक सरल होगा। इसको जो है कि समझना जो है कि क्या है, अधिक सरल माना जा सकता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य के पिंड तथा ब्रह्मांड के संबंध मानता है। मतलब यदि व्यक्ति और राज्य के बात यहाँ पर कहा जाए तो राज्य जो है, व्यक्ति जो है वो पिंड है और राज्य जो है वो ब्रह्मांड है। व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती है वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। मतलब जो व्यक्ति में जो गुण विशेषता पाई जाती है वही मात्राएं जो क्या है विशाल रूप में ये सारे जो है कि समाज में पाया जाता है। प्लेटो व्यक्ति राज्य पिंड तथा ब्रह्मांड समझते हैं। व्यक्ति में जो गुण तथा विशेषता अल्प मात्रा में पाई जाती है वही विशाल रूप में, जो अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाया जाता है वही विशाल रूप में जो है कि राज्य में पाई जाती है। अर्थात पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब व्यक्ति जो है पिंड हो गया छोटा सा और राज्य जो है ब्रह्मांड हो गया बहुत बड़ा सा। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। राज्य जो है कि व्यक्ति की विशेषताएं जो है, एक व्यक्ति का एक विशेषता हो सकता है लेकिन एक राज्य में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की विशेषता बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो राज्य की विशेषता कुछ अधिक होता है। व्यक्तियों की चेतना और गुण राज्य की चेतना निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। न्याय के दो रूप हैं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा क्या है, सामाजिक। वह माननीय आत्मा व्यक्ति में तीन तत्व नैसर्गिक प्रवृत्तियां मानता है। इंद्रिय तृष्णा का वासना, देखिए पहला जो है इंद्रिय तृष्णा या वासना। इंद्रिय तृष्णा मतलब हमारी इंद्रिया क्या चाह रहा है वो चीज़ को इंद्रिय तृष्णा कहा जाता है या फिर वासना। शौर्य और या साहस, मतलब शौर्य अपना वीरता या फिर साहस उसी को कहा जाता है। बुद्धि या ज्ञान, बुद्धि बोलिए ज्ञान बोलिए, ये चीज़ जो है कि ये तीन जो है कि व्यक्ति यहाँ पर बोला गया जो रूप जो है तीन तत्वों में प्रवृत्तियाँ हैं मानवीय आत्मा का, ये तीन है। इंद्रिय तृष्णा तथा वासना एक ही में आ जाता है, शौर्य और साहस एक ही में आ जाता है, बुद्धि और ज्ञान जो है एक ही में आ सकता है, एक ही चीज़ है। तो इसको जो है कि अलग अलग नामों से कहा गया है। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। यदि ये उचित मात्रा में व्यक्ति के दिमाग पर यदि है इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, तो अच्छा नागरिक बन सकता है। ये तीनों गुण जब उचित मात्रा में, ऐसा अनुचित मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान हो, उनके मस्तिष्क में विद्यमान हो तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तभी जाकर व्यक्ति जो है न्याय का पालन सरलतापूर्वक कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित संवेग और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में भी न्याय की सृष्टि करता है। ये जो न्याय को जो सही रूप से आगे बढ़ने का कार्य यदि करता है तो उसमें जो है कि व्यक्ति को सही ढंग से हो सकता है। ये तीन तत्व तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन के प्रमुख आधार हैं।
और इसी के आधार पर उसने राज्य को उत्पन्न करने वाले 3 तत्वों का तथा राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्गों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना बड़े अक्षरों से आसानी से पढ़े जा सकते हैं, मतलब क्या है, जैसे हम लोग छोटा ABC लिखते हैं और बड़ा ABC लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं तो वही चीज़ है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का वह विराट रूप है, मतलब जो राज्य है वो विराट रूप है और जो व्यक्ति है वो छोटा रूप है। राज्य बलूत से, वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों से मस्तिष्क और चरित्र निर्माण होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो का मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी तीनों गुण हैं, वासना, साहस और बुद्धि विद्वान होते हैं। इन तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य में उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। आर्थिक तत्व इकोनॉमिक्स फैक्टर या अभिप्राय है कि मनुष्य काम तत्व से संबंध रखने वाली भोजन, वस्त्र, निवास आदि की आवश्यकताओं को एकांकी रूप से पूर्ण नहीं कर सकता, पूर्ण जो है नहीं कर सकता। ये अनेक व्यक्तियों के सहयोग से तभी पूर्ण हो सकती है जब इन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले कारीगरों, कपड़ा बनाने वाले जुलाहों, जूता बनाने वाले मोचियों आदि विशेष आर्थिक श्रेणियों में बढ़े। मतलब हर व्यक्ति यदि अपना अपना कार्य अपने अपने तरीके से यदि करना शुरू कर दिए तो फिर इसको जो है कि आगे बढ़ने और आगे काम करने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, तब जाकर राज्य का जो है कि पूर्ण रूपेण जो है कि विकास संभव हो सकता है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त राज्य का निर्माण करने वाला दूसरा तत्व सैनिक है। वह आत्मा के गुणों में उत्साह या शौर्य के साथ साम्य रखता है। केवल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला राज्य तो ग्लूकन्स के शब्दों में केवल अपना पेट भरने का मात्र संतुष्ट होने वाला सुअरों का राज्य होगा। मतलब यदि इस प्रकार का यदि प्रक्रिया नहीं है तो सुअरों का राज्य जो है कि प्लेटो के अनुसार उसे माना जा सकता है। मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में से संतुष्टि नहीं होता है। यदि भौतिक आवश्यकता से मनुष्य संतुष्ट होता तो कुछ बात ही नहीं था, लेकिन भौतिक आवश्यकता से भी मनुष्य जो है कि संतुष्ट नहीं होता। वह केवल रोटी से ही नहीं जीता। यदि कोई व्यक्ति है और उसे सिर्फ रोटी दीजिए तो रोटी से ही नहीं जीता, उसमें अपने को सुसंस्कृत प्रमाणित बनाने का आकांक्षाएं भी होती है। इनसे चित्र, मूर्ति, संगीत आदि कलाओं को जन्म होता है। व्यक्ति के अंदर में जो है कि सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसके अंदर संगीत, गुण, कला, चित्र कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। उन्हें पूरा करने के लिए अधिक जनसंख्या और प्रदेश होने वाले या प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। अतः राज्य का कार्य पर्याप्त प्रदेश का उपलब्ध कराना तथा उसे अपने अधिकार से बनाए रखना होता है। अतः राज्य में उत्साह या शौर्य का तत्व उत्पन्न होता है। राज्य की रक्षा के लिए शूरवीर रक्षकों की आवश्यकता होती है। विशेषीकरण के नियम के अनुसार इसे करने वाले योद्धाओं को एक विशेष वर्ग होना चाहिए। इसने राज्य अपनी रक्षा और प्रदेश के विस्तार कार्य करता है। राज्य की सत्ता पर निर्भर है। राज्य का निर्माण तीसरा दार्शनिक तत्व उसका संबंध आत्मा के विवेक या बुद्धित्व से है। इस बात में निहित है कि वह बुद्धिमान हो तथा शास्त्रिकों से प्रेम करे, उसका कल्याण अपना कल्याण तथा अहित अपना अहित समझे। यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अहित हो रहा है तो शासक जो है अपने आप को भी अहित समझे। किसी प्रकार का यदि कोई परेशानी है तो खुद परेशानी को समझे। ऐसे प्रकार के शासक होने चाहिए। वह अपने विवेक और प्रजा प्रेम की भावना से राज्य की एकता को बनाए रखना। वस्तु विवेक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अतः विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए। मतलब विवेकपूर्ण दार्शनिक जो व्यक्ति है उसे राजा का पद स्वीकार करना चाहिए और अपने राष्ट्र का विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम जो है कि करना चाहिए। राज्य निर्माण में उपयुक्त 3 तत्वों के आधार पर प्लेटो ने अपने राज्य में 3 वर्गों में सत्ता मानी है।
पहला जो है तृष्णा या वासना। हम लोग अभी पढ़े थे तृष्णा या वासना तत्व के बारे में। पूर्ति करने वाले उत्पाद कृषिक वर्ग, शौर्य या साहस, गुण से प्रति सैनिक रक्षक। हम लोग शुरुआत से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। बुद्धि या विवेक, गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक। समाज का वह त्रिविध विभाजन मध्यकालीन यूरोप में बड़ा लोकप्रिय हुआ। उस समय यूरोपीय समाज को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या है, पादरी वर्ग, योद्धा वर्ग, और तीसरा जो है मजदूर वर्ग। जो हम लोग क्लास 9 का भी किताब पढ़ते हैं उसमें भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें एक था क्या था, पादरी वर्ग, योद्धा वर्ग, मजदूर वर्ग। इस प्रकार से वर्ग उसमें भी जो है कि दर्शाने का कार्य किया गया है। आप लोग स्वयं इस बात को जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासित हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, शैक्षणिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादन वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग के लिए अधिक उपयोग सामग्रियों को पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तु करते हुए पालन में से भी कोई वस्तु नहीं है। सत्य के इन 3 वर्गों दार्शनिक, शासक, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग अपन द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन और प्राप्त करने का लेना तथा अपने कर्तव्यों को समुचित रूप से निर्वाह करने का मनोकामना का नाम ही श्रेष्ठता से प्राप्त कर लेने का अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करने का मनोकामना का नाम ही न्याय है। मतलब यदि हम लोग नैतिकता को सही ढंग से और सही तरीके से करते हैं तो इसे हम लोग न्याय ही कर सकते हैं। नैतिकता का पालन ही न्याय है। हिंदू दृष्टिकोण से स्वधर्म पालन करते रहना एवं स्वधर्म की अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त कर लेने का अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह राज्य के तथा व्यक्ति के हित में है। यदि हमारे स्वधर्म पालन यदि करते हैं तो ये जो है राज्य और राष्ट्र के हित में होता है। व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर अपना एक कार्य क्षेत्र निर्धारित कर ले और उस कार्य से अधिक योग्यताओं को बढ़ाकर अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करें। न्याय के सिद्धांत की मांग है कि राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग आत्म संयम युक्त हो। यदि राजा विवेकशील ना होगा तो राज्य दिक्कत में आ जाएगा। सैनिक यदि साहसी नहीं होगा तो राष्ट्र दिक्कत में आ जाएगा। और उत्पादक वर्ग यदि उत्पादन में तो आत्म संयम ना हो तो हमारा जो उत्पादन को प्रभावित करेगा। अगर ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास अन्यथा नहीं है। न्याय क्या है और उसका अविश्वास कहाँ है? इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि या अपने निश्चित स्थान पे अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना ही और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिकों के मन में है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव पर नितांत अनुकूल हो। मतलब एक व्यक्ति को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो कर सकता हो और सही तरीका से, सही रूप से, सही जगह से, सही प्रकार से यदि कर सकता है तो उसे उस कार्य को पूरी तरह से देने का काम करना चाहिए। प्लेटो की न्याय संबंधी परिभाषा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका पर्याप्त उपलब्ध हो। व्यक्ति के लिए पर्याप्त क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यताओं और शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। व्यक्ति से क्या पर्याप्त है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको जो काम सौंपे जाए उन्हें वह पूरा ईमानदारी के साथ करें। मतलब व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार जो उसको काम दिया गया है उसे जो पूरी ईमानदारी से करने का काम जो है कि व्यक्ति को देना चाहिए। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेटो के शिक्षा संबंधी के बारे में हम लोग को ज्ञान जो है एकत्रित करने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा संबंधी ज्ञान जो है उसमें किस बात के बारे में कहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को भी जानने का प्रयास जो है करेंगे। प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एक एवं माध्यम, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा के सामाजिक न्याय का साधन है।
रूसो के शब्दों में रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषण ग्रंथ है। इस कथन का आधार यह है कि अपने राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मतलब यदि हम लोग प्लेटो का पुस्तक के बारे में यहाँ पर बात करें द रिपब्लिक के बारे में, तो द रिपब्लिक में शिक्षा का जो है कि महत्व प्लेटो ने बहुत ही अधिक दिया है। प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति शासक वर्ग है या शासन कर रहा है तो उसे शिक्षा का होना और सही शिक्षा और पूरी शिक्षा होने की आवश्यकता जो है कि बहुत ही जरूरी है। श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। अपने आदर्श राज्य के एक आधार स्तंभ के रूप में प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली का अंगीकरण किया था। मतलब उसने अपनाने का कार्य जो है किया था। अब हम लोग इसके आगे और आगे और आगे और आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य अनायास रिस्पोजन एवं निराधार निर्मित नहीं होते हैं, अपितु उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं। अतः जिस सीमा तक किसी राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं उसी सीमा तक राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना होती है। व्यक्ति राज्य प्रसाद का निर्माण करने वाली ईंटें हैं जिनकी मजबूती तथा श्रेष्ठता पर ही राज्य की मजबूती तथा श्रेष्ठता अवलंबित है। अतः प्लेटो ने उन प्रश्न का मूलभूत माना है तथा अपने दर्शन में इसे प्रमुख स्थान दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया जाए जिससे कि आदर्श राज्य का निर्माण का उसका मनोहर स्वप्न साकार हो सके। व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का सबसे कारगर साधन उसे एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का प्रतीक हुआ है। इसलिए रिपब्लिक में शिक्षा पर उसने इतना गहन एवं विस्तृत चिंतन किया है। सेबाइन के शब्दों में प्लेटो ने राजनेता के मार्ग को बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व क्यों ना दिया हो, लेकिन उनका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। मतलब प्लेटो का जो शिक्षा पर एक विशिष्ट ध्यान है। शिक्षा ही वह भावनात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक सरलतापूर्वक राज्य की स्थापना करने के लिए मानव प्रकृति के सही दिशा में मोड़ सकता है। मतलब शिक्षा ही जो है कि व्यक्ति को जो है कि सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जाने का कार्य जो है कर सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ जो है कि यदि समझने के लिए जाए तो इसका अर्थ यही कहा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हुए और बढ़िया से शिक्षा को समझते हुए और बढ़िया से इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें अब क्या बोलते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की पृष्ठभूमि एथेंस और स्पार्ट की शिक्षा पद्धतियाँ। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी तथा दूसरी स्पार्ट की। इन दोनों प्रणालियों में अत्यंत गंभीर अंतर था, साथ ही दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं या कमियां भी थीं। एथेंस की शिक्षा प्रणाली यूनानी नगर राज्य एथेंस की शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी। मतलब एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो हर एक व्यक्ति के हाथों में थी। वहाँ नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था। वहाँ जो शिक्षा था उसको जो है राज्य किसी प्रकार का शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और परिवार का यह निजी कार्य समझा जाता था। रोमन साम्राज्य के समय तक यहाँ उत्पादक वर्ग आत्म संयम युक्त हो, अगर ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास है, अन्यथा नहीं। इस बारे में जो है कि समझने की चीज़ें हैं, इस बारे में समझने की चीज़ें हैं और इसको जो है कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रोमन साम्राज्य के समय तक यहाँ राज्य की ओर से कोई स्कूल नहीं बने थे। मतलब रोमन साम्राज्य जो है वहाँ के अनुसार यदि देखा जाए तो किसी प्रकार के विद्यालय, स्कूल, कॉलेज नहीं बने थे। सोलन के एक नियम के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें। मतलब वह सोलन की तरह देखा जाए तो माता पिता का ही कर्तव्य था कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रबंध करें। सोफिस्ट तथा आइसोस्लेट चिंतकों द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत आधार पर संपन्न किया जाता था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में 3 सोपान क्रमशः प्राथमिक, प्राइमरी, माध्यमिक, सेकेंडरी, सैनिक
है ना। उसके बाद सैनिक थे। एथेंस के बालक 6 से 14 वर्ष के उम्र तक प्राथमिक शिक्षा मिल सकती थी। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिल जाती थी। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक को साहित्य की, व्यवसाय संबंधी तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ संगीत की भी शिक्षा देने का कार्य जो है कि करने का काम किया जाता था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यवसाय संबंधी तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शिक्षा के अंतर्गत ही बालक की नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा का भी समावेश हो जाता था। इसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी जो है कि दिया जाना जाता था। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के व्यक्ति के माध्यमिक शिक्षा का मिल सकती थी। यह शिक्षा बहुत महंगी होती थी। यह शिक्षा को जो देखा जाए तो शिक्षा जो है बहुत महंगा होता था। धन से वर्ग के, मतलब जो पैसे वाले गिने चुने लोग ही इसका लाभ उठा सकते थे। साधारण वर्ग का साधारण इससे वंचित रहता था। मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे वो शिक्षा तो ले लेते थे, लेकिन जो गरीब वर्ग के थे वो जो है कि शिक्षा लेने में वंचित हो जाते थे। इस माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण देना था। सोफिस्ट और आयोसिस्ट एथेंस के संपन्न लोगों ने बालकों को राजनीतिक भाषण, कला, अलंकार शास्त्र आदि शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के अंतिम तथा सर्वोच्च सोपान नागरिकों को 18 से 20 वर्ष की उम्र तक सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जो सैनिक शिक्षा दी जाती थी वो जो है 18 से 20 वर्ष की उम्र तक दी जाती थी। उसे जो है कि 18 से 20 वर्ष तक देने का कार्य जो है किया जाता था। 20 वर्ष की उम्र के सैनिक शिक्षा दी जाती थी। नागरिकों का अधिकार प्राप्त के लिए वहाँ के प्रत्येक नवयुवक को या सैन्य शिक्षा अनिवार्य। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे देशों में जो है सैन्य शिक्षा देना अनिवार्य है। आज के समय में सारे लोगों को शिक्षा देने का कार्य जो है कि किया जाता है। 20 वर्ष के सैनिक शिक्षा दी जाती थी। नागरिक अधिकार प्राप्त के लिए वहाँ के प्रत्येक नवयुवक को या सैन्य शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी पड़ती थी। केवल इन 2 अंतिम वर्षों के अंतिम के लिए राज्य वहाँ सामाजिक परिश्रम व्यवस्था करता था, अन्यथा यह शिक्षा व्यवस्था का राज्य कर्तव्य न होकर एक प्रकार का व्यक्तिगत व्यापार बनी हुई थी। एथेंस के इस व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के अनेक दोष थे। व्यक्तिगत शिक्षालयों द्वारा पारिवारिक आधार पर ही दी जाने वाली इस शिक्षा प्रणाली व्यक्ति में राज्य तथा समाज के हितों को विपरीत अपने स्वार्थों की वृद्धि की भावना पैदा करने लगी। यहाँ पर जो है जो शिक्षा देने के लिए लगा उसमें जो है कि अपनी स्वार्थ की भावना को जो है बढ़ने की भावना देखी जाने लगी। यह केन प्रक्रिया व्यक्ति ने अपने स्वार्थों को पूर्ति की क्षमता का विकास हो सके से ही इस शिक्षा प्रणाली का ध्येय था। व्यक्ति अपने सामाजिक की भावना, कर्तव्यपरता और कार्य कुशलता का विकास पर पाना इसके होते के बाद बाहर चीज थे। प्लेटो के मतानुसार एथेंस की शिक्षा जहां एक और युवक के समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती थी, वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा दोष यह था कि इसमें शिक्षा देना राज्य की नहीं किंतु परिवार की जिम्मेदारी समझी जाती थी। माता पिता दिए जाने वाली शिक्षा राज्य की आवश्यकता था, उसकी प्रकृति के प्रतिकूल होती थी और उत्तम नागरिक को तैयार करने के स्थान पर उद्यमी क्रांतिकारियों तथा भ्रष्ट राजनीतियों का उत्पन्न करती थी। मतलब गलत प्रकार से यदि शिक्षा दिया जाए तो गलत प्रकार के लोग ही उत्पन्न होंगे। इस बात को भी समझना जो है कि बहुत जरूरी है। इसलिए जो है शिक्षा जो दिया जाए वो सही रूप से शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। यदि सही रूप से शिक्षा देने का कार्य नहीं होगा तो जो लोग हैं वो गलत रास्ते में चलते चले जाएंगे। ये सारे बातों को अध्ययन करने के साथ साथ और आगे हम लोग जब बात करते हैं प्लेटो के बारे में तो देखिए क्या क्या होता है कि मत में इस शिक्षा का यह बहुत बड़ा दोष था। इसलिए एथेंस अज्ञानी और योग्य व्यक्तियों द्वारा शासित होने वाले दुष्प्रभाव भोग रहे थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ें। उसके बाद हम लोग जो है कि सेकंड क्लास अब कल जो है कि देखेंगे। कल हम लोग आगे के क्लास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर जो है कि लगभग 2 घंटा के क्लास जब लगभग 80 मिनट नहीं 80 मिनट तो नहीं 100 मिनट हो गया, लगभग जो है कि 1.5 घंटा से अधिक क्लास हो चुकी है। अब हम लोग जो है कल जो है कि लगभग 2 घंटा का क्लास कल करेंगे और समय को देखते हुए हम लोग सारे कामों को करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।